हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेट एक्सपोर्ट फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी, जिसे हम हिंदी में शुद्ध निर्यात फलन तथा संतुलित जीडीपी के निर्धारण के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये जो कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम जीडीपी एंड नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, इसको हम एक चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलित जीडीपी के निर्धारण के नाम से भी जानते हैं, और कई बार इसको हम एक खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के निर्धारण के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन मैं इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है, इंपोर्ट फंक्शन क्या होता है, एक्सपोर्ट फंक्शन और इंपोर्ट फंक्शन के आधार पर किस तरीके से नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को ड्राइव किया जाता है, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन की शेप क्या है, उसकी शेप में चेंजेस क्या होते हैं, किन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को प्रभावित करते हैं, और उन फैक्टर्स में परिवर्तन के कारण नेट एक्सपोर्ट फंक्शन किस तरीके से अपनी स्थिति से शिफ्ट करता है, पैरेलल शिफ्ट है या नॉन पैरेलल शिफ्ट है। ये सब हमने इस वीडियो लेक्चर के जो पार्ट 1 है उसमें डिस्कस किया था, और उस लेक्चर का नाम था नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं एक चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण या एक खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के निर्धारण के बारे में, कि किस तरीके से एक खुली अर्थव्यवस्था में संतुलित जीडीपी का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले हमें संतुलित जीडीपी के निर्धारण से पहले हमें संतुलित जीडीपी का अर्थ समझना जरूरी है। जैसा कि हमें पता है, संतुलन से हमारा अभिप्राय उन स्थितियों से है जहां पर जो एजेंट्स हैं वो कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, यानी सिस्टम की एक ऐसी स्थिति जहां पर जितने भी एजेंट्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं उस इक्विलिब्रियम की पोजीशन को, वो उस पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं चाहते हैं। जैसा कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंज्यूमर अगर कोई परिवर्तन नहीं चाहे, यानी जहां उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो। इसी तरीके से जब हम इक्विलिब्रियम जीडीपी की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीडीपी की वो मात्रा जहां पर परिवर्तन की प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती उसको हम इक्विलिब्रियम जीडीपी कहते हैं। यानी जीडीपी ना तो उससे ज्यादा होना चाहती है या ना उससे कम। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा कि अगर वो जीडीपी जो संतुलित जीडीपी की मात्रा है उससे ज्यादा जाती है, तो कुछ जो तत्व हैं वो इस तरीके से, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि उसको वापस उसी स्थिति पर ले आते हैं, क्योंकि संतुलन जीडीपी की जो मात्रा है वहीं पर स्टेबिलिटी है। इसी तरीके से अगर संतुलित जीडीपी की मात्रा जो है उससे कम वास्तविक जीडीपी है, तो उस अवस्था में भी इस तरीके के परिवर्तन होंगे, वो वापस उसको इक्विलिब्रियम जीडीपी पर ले जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम से हमारा अभिप्राय या इक्विलिब्रियम जीडीपी से हमारा अभिप्राय जीडीपी की वो स्थिति है जहां पर वो बना रहना चाहती है, उसमें अगर शिफ्ट होते हैं तो वापस उस सिस्टम को वहीं पर रेस्टोर कर दिया जाता है। तो इक्विलिब्रियम जीडीपी किस तरीके से डिटरमाइन होती है? जैसा कि हमने 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बात की थी और 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में देखा था कि इक्विलिब्रियम जीडीपी के निर्धारण की 2 अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच है जिसको हम टोटल अप्रोच कहते हैं। टोटल अप्रोच में हम इक्विलिब्रियम वहां पर निर्धारित करते हैं जहां पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्विवेलेंट टू एग्रीगेट आउटपुट। क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो कुल मांग है जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के रूप में है, और कुल पूर्ति है जो एग्रीगेट आउटपुट के रूप में है, जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो उस स्थिति में संतुलित जीडीपी का निर्धारण होगा। यानी जब ए और वाई एक दूसरे के बराबर होंगे, ए से हमारा यहाँ अभिप्राय है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो मांग पक्ष को दिखाता है, एग्रीगेट आउटपुट हमारी कुल उत्पादन की मात्रा है जो पूर्ति पक्ष को दिखाता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो उस अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का निर्धारण होगा वो संतुलित जीडीपी होगी। दूसरी अप्रोच जो हमने डिस्कस की थी 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी हमने डिस्कस किया था, वो है आपकी लीकेज इंजेक्शन अप्रोच। इसको हम जनरली सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं, क्योंकि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अलावा भी 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दूसरे फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसको हम लीकेज इंजेक्शन अप्रोच भी कह सकते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां इकोनॉमी के इंजेक्शंस और उनके जो लीकेजेज हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी जितने विड्रॉल हैं और जितना अर्थव्यवस्था के इंजेक्शंस हैं वो जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो संतुलित जीडीपी का निर्धारण होगा। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड को देखते हैं। जैसा कि हमने 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में देखा था कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वहां पर क्या था, C+I+G, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन क्योंकि अब हम 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें नेट एक्सपोर्ट्स ऐड हो जाएगा।
नेट एक्सपोर्ट से हमारा क्या अभिप्राय है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा टोटल अप्रोच के अनुसार? दैट वुड बी सम टोटल ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज योर नेट एक्सपोर्ट। जो लास्ट टर्म है जिसको हमने एक्स माइनस एम लिखा है वो आपके नेट एक्सपोर्ट्स हैं। तो सिंबॉलिकली हम दिखा सकते हैं कि टोटल अप्रोच में जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा वो होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, या प्लस नेट एक्सपोर्ट्स भी कह देते हैं, और कई बार इसको हम एन एक्स के नाम से भी लिखते हैं, लेकिन यहां पे हम इसको एक्स माइनस एम ही यूज करेंगे। यहां पर सी क्या है? हमने तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में देखा सी वही का वही है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। यहाँ ए ऑटोनोमस कंजम्पशन है और बी जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है, और वाई हमें पता है डिस्पोजेबल इनकम है। आई क्या है? आई आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो जीडीपी से इंडिपेंडेंट है, जीडीपी से प्रभावित नहीं होता। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी जीडीपी से प्रभावित नहीं होता। और हमने नई टर्म इंट्रोड्यूस आज की है एक्स माइनस एम, ये आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है वो हमने पहले डिस्कस किया था। अब ग्राफ के द्वारा हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने रियल जीडीपी ली है और वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिया है। ये सी प्लस आई प्लस जी हमने तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में देखा था। कंजम्पशन जो फंक्शन है वो उसका स्लोप ऊपर की तरफ होता है, आई और जी जो है वो स्टेबल होती है, लेकिन दोनों कांस्टेंट होते हैं, लेकिन दोनों जुड़ के इस तरीके का शेप आता है। ये वहां से हमने लिया है तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है? इसमें हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो इसमें ऐड कर देने हैं। अगर इसमें नेट एक्सपोर्ट्स हम ऐड करेंगे तो हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये शेप होगी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन की, जो ऊपर की तरफ पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा और ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हमें पता है सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एक्स क्या है और एम क्या है, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब ये था हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो डिमांड साइड को बताता है। इसी तरीके से जो हमारी एग्रीगेट आउटपुट है वो क्या है? दैट इज कंजम्पशन, सेविंग एंड टैक्सेस। इनसे मिलके जो कुल आउटपुट है वो या तो कंज्यूम होती है या सेविंग होती है या वो टैक्सेस की तरफ से जाती है। जी प्लस एस प्लस टी तो हम लिखते आए हैं, सिंबॉलिकली है। अब इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? जहां पर ये सी प्लस एस प्लस टी या वाई और ए एक दूसरे के बराबर हो। तो टोटल अप्रोच हमारी यहां हम देख सकते हैं। अब अगर कोई भी लाइन 45 डिग्री की हम ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से, तो वहां पर ये जो एग्रीगेट हमारी एक्सपेंडिचर है और एग्रीगेट डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी 45 डिग्री की लाइन जिसको हम केंचियन क्रॉस भी कहते हैं कई बार, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये जो ब्लू लाइन आप देख सकते हैं जिसको मैंने सी प्लस एस प्लस टी लिखा है, ये इक्वलिटी दिखाती है बिटवीन डिजायर्ड आउटपुट एंड डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। यानी अगर इस लाइन के किसी पॉइंट पर हम पहुंचते हैं तो वहां पर ए और वाई एक दूसरे के बराबर होगी। जो हमारी रियल जीडीपी है वाई और हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो एक दूसरे के बराबर होगा अगर हम इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर हैं। तो मान लो ये हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल में है, तो यहाँ पे ये जब दोनों कर्व काटते हैं तो यहाँ हम पॉइंट ऑफ इक्विलिटी है, इस पॉइंट ऑफ इक्विलिटी पे इक्विलिब्रियम जीडीपी का निर्धारण होगा। और इस इक्विलिब्रियम जीडीपी पे क्योंकि वाई और ए यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम और वाई एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हमारी संतुलित जीडीपी यहाँ पर निर्धारित होगी ओ वाई के बराबर। इसका अर्थ ये हुआ कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बराबर होगा सी प्लस एस प्लस टी। देख सकते हैं आप, ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम और हमारी वाई है सी प्लस एस प्लस टी। इसलिए इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी? इकोनॉमी कहाँ होगी? जहां सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होगा बराबर सी प्लस एस प्लस टी के। इसको थोड़ा सा हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिकल अप्रोच देख लेते हैं। हमने अभी देखा कि हमारी संतुलित जीडीपी का निर्धारण ई बिंदु पर होगा, क्योंकि ई बिंदु पर क्या है? ई बिंदु पर हमारे ए यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम और वाई एक दूसरे के बराबर हैं। तो ई हमारा संतुलन का बिंदु है, संतुलित जीडीपी की मात्रा ओ वाई ई है। अब अगर किसी कारण से संतुलित जीडीपी की वर्तमान जीडीपी जो है वो संतुलित जीडीपी से अधिक है, ओ वाई 1 है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इनकम OY1 है तो यहाँ हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और जो हमारी वाई की मात्रा है वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे क्या है, हमारी वाई ज़्यादा है और ए ही हमारा कम है। आप देख सकते हैं ये हम जो लाइन है ये दिखाती है आपकी वाई की मात्रा को और ये दिखाती है आपकी ए की मात्रा को। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस पॉइंट पर OY1 इनकम पर वाई ज़्यादा है, ए कम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा उत्पादन यानी पूर्ति ज़्यादा है और डिमांड कम है। अगर पूर्ति ज़्यादा है तो उसका और डिमांड कम है तो उससे क्या इफेक्ट होंगे, उसका इफेक्ट ये होगा कुछ सामान होगा जो नहीं बिकेगा, यानी जो इन्वेंट्रीज हैं, गोदामों में जो माल पड़ा है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड डेफिशिएंसी होगी। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, नया प्रोडक्शन घट जाएगा। नया प्रोडक्शन घटेगा तो ये जो OY1 था ये कम होना शुरू होगा और ये तब तक कम होता रहेगा जब तक ये वापस संतुलित जीडीपी के स्तर पे नहीं पहुंच जाता, OYE के लेवल पे नहीं आ जाता। तो इस तरीके से अगर किसी कारण से वर्तमान जीडीपी संतुलित जीडीपी की मात्रा से अधिक है तो जो अधिकता है वाई की ए से वो अपने आप इस तरीके के परिवर्तन करेगी कि इनकम जो है वो OY1 से कम होके OYE हो जाएगी, क्योंकि जो उत्पादन है वो घटना शुरू हो जाएगा और तब तक घटता रहेगा जब तक वो ई पॉइंट पर फिर से हम वापस नहीं आ जाते। अब इसके विपरीत स्थिति लेते हैं, मान लो हम OY2 लेते हैं इनकम। अगर आई का स्तर OY2 है तो यहाँ पे क्या है, हमारी ए ज़्यादा है और हमारी वाई कम है। आप देख सकते हो ये हमारा ए है और ये हमारी वाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OY2 जो आपकी इनकम है उस पे जो हमारी वाई है वो कम होगी और हमारा ए जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा कि डिमांड जो है हमारी वो ज़्यादा होगी और उत्पादन की मात्रा कम होगी। इसका मतलब जो इन्वेंट्रीज थी वो घटने लगेंगी। जो उत्पादक हैं वो अपने उत्पादन को बढ़ाना शुरू करेंगे। जब उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाना शुरू करेंगे तो हमारी संतुलित जीडीपी है वो बढ़नी शुरू होगी, OY2 से बढ़नी शुरू होगी और वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक हम वापस OYE पर नहीं पहुंच जाते, वापस हम संतुलित जीडीपी की मात्रा पर नहीं पहुंच जाते, तब तक वो बढ़ता रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि संतुलित जीडीपी जो है वो वास्तव में लॉन्ग टर्म में बनी रहेगी। अगर शॉर्ट टर्म में कुछ फ्लैक्चुएशन है तो अपने आप इसी तरीके के परिवर्तन होंगे कि वो इकोनॉमी को वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में अपने आप ले आएंगे। तो ये हमारी टोटल अप्रोच है, इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच इसको कह सकते हैं, या इसको Y = A अप्रोच कह सकते हैं। इस तरीके से इसमें इक्विलिब्रियम जीडीपी का निर्धारण होता है जो हमने डिस्कस किया था। इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी Y है, रियल जीडीपी है, ये C है, ये I है, ये G है, ये X है और ये M है। कुछ अलग अलग वैल्यू दी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने A ही लिया है, ये आपका A ही है, ये आपका Y है। आपको पता है संतुलित जीडीपी का निर्धारण कहाँ होगा, वहाँ होगा जब Y और A एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं वो बराबर होंगे। जो रेड लाइन हमने ली है 1500 की, ये जो लाइन है जिसको मैंने क्रॉस किया, ये लाइन जहाँ पर 1500 Y है और आपकी 1500 ही A है। तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, Y और A के बराबर यहाँ इक्विलिब्रियम जीडीपी होगी। लेकिन अगर इससे ऊपर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि आपकी A ज़्यादा है, A आपका ज़्यादा है, A का मतलब डिमांड ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनकम बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी और वो बढ़कर जब तक 1500 रुपये नहीं हो जाएगी तब तक वो बढ़ती रहेगी। इसी तरीके से अगर किसी कारण से आपका ए ही ज़्यादा है, अगर इस टेबल में देखेंगे कि जो जो रियल जीडीपी यहाँ बढ़ी है तो हमारी जो ए ही है वो कम है और जो आपकी वाई है वो ज़्यादा है। तो अगर आपका वाई ज़्यादा है और ए ही कम है तो इसका अर्थ क्या हुआ, आपकी उत्पादन की मात्रा ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है। तो उत्पादक अपने उत्पादन को घटाना शुरू करेंगे जिसके कारण आय जो है वो गिरनी शुरू होगी, राष्ट्रीय आय गिरेगी और गिरते हुए वो वापस 1500 के लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पर ए और वाई एक दूसरे के बराबर हैं। ये टेबल हमने दो अजम्पशंस पे ड्रॉ की है। यहाँ पे हमने ये ए की वैल्यू ली है, ये हमारा बी की वैल्यू है 0.75, आई कांस्टेंट रहता है, जी कांस्टेंट रहता है, एक्स भी कांस्टेंट रहता है और एम हमने लिया है 0.25 ऑफ वाई। ये जो दोनों फंक्शन हैं इंपोर्ट्स एंड डिजायर्ड कंजम्पशन, ये हमने कैलकुलेट किए हैं वाई से और यहाँ पे हमने ए का कंजम्पशन किया था, ऑटोनोमस कंजम्पशन 50। इस आधार पे इस जो आपके सामने टेबल है उसको हमने ड्रॉ किया है। आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं।
आपको रियल इनकम का लेवल लेना है। आई, जी और एक्स आपको कोई भी वैल्यू लेनी है लेकिन वो स्टेबल रखनी है। सी जो है इस फार्मूले के हिसाब से निकलेगा और एम जो है 0.25 वाई के हिसाब से निकलेगा। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका ए ही आ जाएगा। और इस तरीके से जब आप ए और वाई को कंपेयर करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं जहां दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे संतुलित जीडीपी का निर्धारण वहां होगा। जैसा कि आपके सामने जो टेबल है उसमें 1500 करोड़ रुपीज पर जीडीपी का निर्धारण हुआ है। चलिए, ये था हमारा संतुलित जीडीपी का निर्धारण टोटल अप्रोच के द्वारा, जिसमें हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट को कंपेयर किया था। अब आइए इसकी जो इक्वेशन है, एस्टिमेटिंग इक्वेशन, यानी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, उसको ड्राइव करके देखते हैं। आपके सामने जो हमने अभी इक्वेशन यूज की थी वही है। ए बराबर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हमें पता है यहाँ पे सी हमारा क्या है, इस बी इज स्मॉल। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, बी आपकी एमपीसी है, एम आपके इंपोर्ट्स हैं, ए एम आपका ऑटोनोमस इंपोर्ट है जो हमने इंपोर्ट फंक्शन में डिस्कस किया था, एम आपकी प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है, एमपीएम है, और वाई आपकी इनकम है, जीडीपी का लेवल है या डिस्पोजेबल इनकम है। अब इसके आधार पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं सी और एम की। जो इक्वेशन थी हमारी ए इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसमें हम सी और एम की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ हमने पुट कर दी वैल्यू, ये सी है आपका और ये हमारा एम है। तो सी और एम की जगह हमने ये जो वैल्यू थी ये लिख दी है। अब आपके इस इक्वेशन को आप इस तरीके से, ए की इक्वेशन आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम वाई के बराबर रखेंगे, क्योंकि संतुलन की मात्रा में क्या होता है, संतुलन की मात्रा में ए और वाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हम इस ए को वाई से इक्वेट करेंगे तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये जो ए है इसके जगह हम वाई लिख सकते हैं। वाई वुड बी इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। ये इक्वेशन मैंने दोबारा यहाँ रिप्रोड्यूस की है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में हमने क्या किया, तो जिन कोफिशिएंट्स के साथ y था उसको हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, जो नॉर्मली हम करते हैं। इसको मैं यहाँ ले आया तो y माइनस बी वाई हो गई। ये माइनस एम वाई था, वहाँ जाके प्लस एम वाई हो गया। जो बाकी बच गया हमारे पास वो a प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस ए एम, ये बच गया। अब हमें क्या करना है, इस y को कॉमन लेंगे, जैसा कि लेते आए हम। इस y को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 माइनस बी प्लस एम इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस ए एम। अब हमें क्या करना है, इस जो टर्म है आपकी 1 माइनस बी प्लस एम, उसको हम राइट में ले जा सकते हैं। तो हमें y की वैल्यू पता लग जाएगी कि y जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। y क्या है हमारी, y है हमारी संतुलित जीडीपी की मात्रा। संतुलित जीडीपी की मात्रा किसके बराबर होगी, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस एम। इसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ये जो वैल्यू आएगी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी। और इसका यहाँ पे जो माइनस बी है या बी जो है वो हमारी एमपीसी है, और एम जो है स्मॉल एम है वो हमारा एमपीएम है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। और ये जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे ए प्लस आई प्लस जी माइनस ए एम प्लस एक्स, इनकी वैल्यू को हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इक्विलिब्रियम जीडीपी को ज्ञात कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ाता हूँ तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बढ़ने के कारण आपकी वाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम जीडीपी को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस एम, या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी ए आई जी माइनस ए एम प्लस एक्स है। अगर आप पिछले एग्जाम्पल लेंगे तो उस एग्जाम्पल से इस तरीके से इक्विलिब्रियम जीडीपी का आप निर्धारण देख सकते हैं। जो हमने 1500 लिया था वहाँ पर अगर आप ए आई प्लस जी माइनस ए एम प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लायर की वैल्यू रखेंगे तो वो आंसर आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये आपकी एस्टिमेटिंग इक्वेशन है कि किस तरीके से हम जीडीपी को ज्ञात करेंगे। आइए अब हम इंजेक्शन विड्रॉल या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के द्वारा संतुलित जीडीपी के निर्धारण को देखते हैं। जैसा कि हमें पता है संतुलित जीडीपी वहाँ निर्धारित होती है जब y और a एक दूसरे के बराबर होते हैं। y होता है c प्लस एस प्लस टी के बराबर और a हमारा है c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो हमने पहले डिस्कस किया है। c को कैंसिल आउट करने के बाद और m को लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी s प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। तो लेफ्ट साइड में टर्म हमने दिखाई है s प्लस टी प्लस एम, ये इनकम स्ट्रीम के विड्रॉल हैं। और जो राइट में हमने टर्म दिखाई है i प्लस जी प्लस एक्स, वो इनकम स्ट्रीम के इंजेक्शन हैं।
तो अगर विड्रॉल और इंजेक्शन एक दूसरे के जहां बराबर होंगे, संतुलित जीडीपी का निर्धारण वहां पर होगा। अब इस संतुलित जीडीपी के निर्धारण की जो इक्वेशन है एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। सेविंग्स जो है वो एक साइड में हमने ले ली और जो एसेट्स फॉर्मेशन है वो हमने दूसरी साइड में ली। यानी जो हमारा एम था उसको हम राइट में लेके गए और जो हमारा जी था उसको हम लेफ्ट में लेके आए। तो जो हमारी नई इक्वेशन होगी जिसको हम आगे ग्राफ में यूज करेंगे वो हो जाएगी एस प्लस टी माइनस जी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे एस प्लस टी माइनस जी है, ये इकोनॉमी की टोटल सेविंग है। एस जो है वो आपकी प्राइवेट सेविंग है और टी माइनस जी जो है वो गवर्नमेंट की सेविंग है। इसी तरीके से जो आई प्लस एक्स माइनस एम है ये आपकी एसेट्स फॉर्मेशन है। तो ये जो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के जहां बराबर होंगी वहां संतुलित जीडीपी का निर्धारण होगा। इसको हम ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं। ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पे संतुलित जीडीपी की मात्रा ली है और एक्स एक्सिस पे हमने जो टर्म्स जो हमारे फैक्टर्स हैं जैसे कि सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, टैक्सेज हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्स है, एम है, वो लिया है। अब ये हमारा कर्व जो है ये हमारा आई प्लस एक्स माइनस एम कर्व है। ध्यान रहे कि हमने अभी बात की थी कि एस प्लस टी माइनस जी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। इन दोनों फंक्शन की इक्वलिटी के द्वारा हम इंजेक्शन विड्रॉल अप्रोच के द्वारा इक्विलिब्रियम जीडीपी के निर्धारण को देखेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है आई प्लस एक्स माइनस एम जो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। ऐसा क्यों होगा? अगर आप ध्यान दें तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने x माइनस एम फंक्शन देखा था और उसकी शेप एग्जैक्टली यही थी जो आपके सामने दिख रही है। इसमें अगर हम i को ऐड करते हैं, i क्योंकि एक कांस्टेंट है जो हमने वहां डिस्कस किया था, पहले डिस्कस किया है कि i जो है वो इनकम से रिलेटेड नहीं है, तो i की वैल्यू तो स्टेबल रहेगी लेकिन x माइनस एम जो है वो गिरता जाएगा जो जो इनकम बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में जो हमारा i प्लस एक्स माइनस एम फंक्शन है वो भी नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है। अगर इसमें हम दूसरा कर्व ड्रॉ करते हैं जो हमारा s प्लस टी माइनस जी है, यानी जो डोमेस्टिक सेविंग्स को दिखाता है, ये कर्व हम पहले यूज कर चुके हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी हमने यही कर्व एग्जैक्टली यूज किया था। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ होगी? जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जैसा कि हमने जो इक्वेशन के रूप में देखा था, संतुलन वहां होगा जहां एस प्लस टी माइनस जी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम एक दूसरे के बराबर हो। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई और इक्विलिब्रियम जीडीपी का निर्धारण जो है वो ओ वाई ई के बराबर हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर किसी कारण से इनकम ओ वाई ई से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी जो एस प्लस टी माइनस जी है वो ज्यादा होगी और आई प्लस एक्स माइनस एम जो है वो कम होगा। ये आधिक्य हो जाएगा एस डी का आई प्लस एक्स माइनस एम से, या जिसको हमने नाम दिया था एसेट्स फॉर्मेशन जो हैं वो कम होंगी, सेविंग्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी और एसेट्स फॉर्मेशन कम होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे आउटपुट जो है वो घटना शुरू होगा और वो तब तक घटता जाएगा जब तक वो वापस ओ वाई ई के लेवल पे नहीं आ जाते। तो प्रोडक्शन घटेगा और प्रोडक्शन घटने से इकोनॉमी वापस संतुलित जीडीपी का स्तर जो ओ वाई ई के द्वारा दर्शाया गया है वहां पर पहुंच जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी कारण से हमारी वर्तमान जीडीपी संतुलित जीडीपी से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? इकोनॉमी की जो सेविंग्स हैं वो कम होंगी और जो एसेट्स फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होंगी। तो उसके कारण क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जो ओ वाई टू नेशनल इनकम रियल जीडीपी है वो बढ़नी शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो वापस ओ वाई ई के लेवल पे नहीं चली जाती। यानी अगर राष्ट्रीय आय वास्तविक राष्ट्रीय आय संतुलित जीडीपी की मात्रा से कम है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हम वापस ओवाई पे नहीं जाते। इसी तरीके से अगर किसी कारण से संतुलित जीडीपी से ज़्यादा हमारी वास्तविक जीडीपी है तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन घटेगा और वो तब तक घटता रहेगा जब तक वापस हम संतुलित जीडीपी के स्तर पर फिर से नहीं पहुंच जाते। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के द्वारा संतुलित जीडीपी का निर्धारण होता है। अब हमने 2 अप्रोच डिस्कस की। इन दोनों अप्रोचेज के द्वारा जो जीडीपी का निर्धारण है वो एक समान होना चाहिए। देखते हैं हम, ये हमारा पैनल ए है, देखा हुआ आपका पैनल है ए इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू वाई। ये आपका ई पॉइंट पे संतुलन में है, ये अभी ने डिस्कस किया था। अब ये वाला भी हमने पहले डिस्कस किया है, पैनल बी भी। पैनल बी में एस प्लस टी माइनस जी और आई प्लस एक्स माइनस एम, इन दोनों की इक्विलिटी के द्वारा संतुलन की जीडीपी का निर्धारण होगा। लेकिन यहाँ दोनों को एक साथ दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप देख पाएं कि चाहे आप टोटल अप्रोच यूज करें चाहे आप इंजेक्शन विड्रॉल अप्रोच यूज करें, संतुलित जीडीपी की मात्रा वही रहेगी, उतनी ही रहेगी, ओ वाई ही रहेगी। चाहे आप ये वाला
जो अप्रोच है उसको यूज करें, चाहे ये वाली अप्रोच को यूज करें, आपकी संतुलित जीडीपी की मात्रा ओ वाई ई के ही बराबर होगी। और अगर किसी कारण से सपोज आपके एक्स बढ़ जाते हैं तो आपका कर्व यहाँ से शिफ्ट होगा और एक नई संतुलित जीडीपी का निर्धारण होगा, कहीं पर भी हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले जो आपके फंक्शंस हैं वो भी इसी तरीके से शिफ्ट होंगे कि जो नई संतुलित जीडीपी जो आपके पैनल ए में आएगी वही पैनल बी में भी आएगी। तो दोनों अप्रोचेज के द्वारा जो संतुलित जीडीपी का निर्धारण है वो एक समान होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर किसी कारण से किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो संतुलित जीडीपी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो आपके सामने डायग्राम है ये वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था टोटल अप्रोच के द्वारा। अब अगर किसी कारण से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, मान लो वो डेल्टा एक्स के बराबर बढ़ा, तो क्या होगा, हमारा जो ए फंक्शन है, ए क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम था। अब क्योंकि एक्स बढ़ गया डेल्टा एक्स के बराबर, तो ये ए कर्व जो है वो राइट में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारा नया ए कर्व A1 होगा। तो संतुलित जीडीपी की मात्रा हमारी पहले वाली नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी जो इक्विलिटी थी, संतुलित जीडीपी कहाँ थी, वाई और ए की इक्विलिटी के द्वारा निर्धारित हुई थी। तो इक्विलिटी की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। तो उस कंडीशन में हमारी संतुलित जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि नया संतुलन बिंदु E1 होगा और नई संतुलित जीडीपी की मात्रा OYE के बराबर होगी, OY1 के बराबर होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी संतुलित जीडीपी डेल्टा वाई के बराबर बढ़ जाएगी। अब इस डेल्टा वाई का मान हम निकाल सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि डेल्टा वाई किसके बराबर होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि चेंज इन जीडीपी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस एम इंटू जो हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, चेंज इन एक्सपोर्ट्स डेल्टा एक्स, यानी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर था हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस एम। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई द चेंजेज इन एक्सपोर्ट्स, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कि एक्चुअल में उस कंट्री की जीडीपी या डेल्टा वाई है वो कितनी बढ़ेगी अगर किसी कारण से उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। यानी किसी देश के निर्यातों के बढ़ने से संतुलित जीडीपी की मात्रा में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसको हमने डायग्रामेटिकली भी दिखाया और नीचे मैंने उसको इक्वेशन के रूप में भी दिखाया। दोनों तरीके से आप उसको ज्ञात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। हमारी संतुलित जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर किसी कारण से नेट एक्सपोर्ट फंक्शन चेंज होता है तो उसका संतुलित जीडीपी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने देखा था कि हमारी संतुलित जीडीपी का निर्धारण कैसे होता है, ये हमारा तरीका था। यहाँ संतुलित जीडीपी का निर्धारण हो गया ई पॉइंट पे और OY0 जो है वो हमारी संतुलित जीडीपी की मात्रा है। अब हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट फंक्शन जो है हमारा वो अगर चेंज होता है, यानी x माइनस एम फंक्शन में अगर चेंजेज आते हैं तो संतुलित जीडीपी पर उसका क्या इफेक्ट होगा। मान लो हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ गया, जैसा कि हमने केस 3 वहाँ पे डिस्कस किया था। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के वीडियो में हमने केस 3 डिस्कस किया था और हमने कहा था कि अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट घटते हैं, यानी आपका एक्स बढ़ गया और एम घट गए, तो जो आपका ये फंक्शन है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आई तो स्टेबल है, एक्स आपका बढ़ गया है और एम जो उसको घटाने वाला था वो कम हो गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आई प्लस एक्स माइनस एम फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे कि हमने वहाँ देखा था केस 3 में उस वीडियो लेक्चर में, तो हमारा x माइनस एम फंक्शन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा और राइट में शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। ये नया हमारा फंक्शन है, i प्लस एक्स माइनस एम का नया फंक्शन है। अब इक्विलिब्रियम जीडीपी जो है OY0 नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी, वो बढ़कर नए पॉइंट E1 पर निर्धारित होगी और उसकी मात्रा जो है वो बढ़ के OY0 से OY1 हो जाएगी। डेल्टा वाई जो है वो हमारी इनकम में परिवर्तन आएगा। अब हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू भी निकाली है। थोड़ा सा इसको हम दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी वाई है, ये हमने पीछे ड्राइव किया था जब हमारी एस्टिमेटिंग इक्वेशन थी, वहाँ से हमने ये ड्राइव किया था। अब हम ये कहते हैं कि अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स में चेंजेज होते हैं, क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड के इम्पैक्ट को देखेंगे तो इन टर्म्स में से सिर्फ आपका एक्स चेंज होगा, एम स्टेबल है, दी हुई है, सिर्फ x चेंज होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर डेल्टा x चेंज होता है, x की जगह डेल्टा x हम बनाते हैं, तो डेल्टा y चेंज होगी, लेकिन ये जो बाकी टर्म्स हैं वो स्टेबल होंगी। तो इसका मतलब कांस्टेंट होंगी हमारी i, g, a और am, यानी ऑटोनोमस इंपोर्ट्स, ये कांस्टेंट हैं। तो x में चेंज होने से हमारी डेल्टा y चेंज हो जाएगी। तो अगर हम चेंजेस के साथ इक्वेशन लिखेंगे तो डेल्टा y वुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस एम इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डेल्टा लेंगे, किसी कांस्टेंट का जो चेंज है वो जीरो होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, एक्स की जगह डेल्टा एक्स हो जाएगा।
तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस एम डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू डेल्टा एक्स, और हमारी जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी, डेल्टा एक्स को आप यहाँ ले आएंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस एम, जिसको हम के टी के नाम से, के एफ के नाम से या के एफ टी के नाम से दिखा सकते हैं। ये हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है, एग्रीगेट अप्रोच के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरीके से होता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को यूज करके किस तरीके से खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जा सकता है, नेट एक्सपोर्ट्स में चेंजेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम जीडीपी को किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एक हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी कारण से रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई तो उस कंडीशन में हमारे इंपोर्ट्स घट जाते हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। ये हमें पता है कि अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट घटेंगे। लेकिन इसके कारण क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, इन चारों में से कौन सा सही होगा। अगर आप चारों को ध्यान से पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि जो आंसर सी है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि ए इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपका एक्स बढ़ गया और एम घट गया। केस 3 जो हमने लिया था उसके आधार पे जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। कुछ हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी, अभी देखा हमने। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन जीडीपी के लेवल से किस तरीके से रिलेटेड है वो हमने डिस्कस किया। इस तरीके से नेट एक्सपोर्ट फंक्शन जब ऐड होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन के साथ तो वो लेवल ऑफ जीडीपी को इफेक्ट करता है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर किसी कंट्री की एमपीसी 0.70 है और एमपीएम 0.20 है तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। ये बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। हमें पता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल, और वो होता है 1/1 माइनस बी प्लस एम। अब यहाँ पे बी की वैल्यू दी हुई है 0.7 और एम की वैल्यू दी है 0.20, तो 1.20 माइनस 0.70 दैट वुड बी 0.50। 1 डिवाइडेड बाई 0.50 वुड बी इक्वल टू 2। तो इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हो। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट 500 से बढ़ के 700 हो जाते हैं और जीडीपी 2000 से बढ़ के 2800 करोड़ रुपए हो जाती है तो उस कंडीशन में उस कंट्री के फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों करोड़ में है। 500 करोड़ से 700 करोड़ अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और उसकी जीडीपी 2000 से 2800 होती है तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने देखा था फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बराबर था डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना है 500 टू 700 दैट इज 200। डेल्टा वाई क्या है हमारी 2000 टू 2800 दैट इज 800। तो हमारी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी डेल्टा वाई दैट इज 800 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स दैट इज 200। 800 डिवाइडेड बाई 200 वुड बी इक्वल टू 4। तो आपका आंसर इसमें 4 आ जाएगा। ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। अगर किसी कंट्री के नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव हैं तो उसके कारण नेट इंजेक्शन होगा और नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। अगर नेट इंजेक्शन होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। एम की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब ध्यान दीजिए मल्टीप्लायर क्या था हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस एम। एम अगर बढ़ गया, हम अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे की अमाउंट है जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो उसके कारण हमारी जो टोटल वैल्यू है वो घट जाएगी। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड इज एडी और एएस अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम जीडीपी इज इक्वल टू होती है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये भी सही। ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये कुछ रेफरेंसेज हैं जिनको जो हमने आज डिस्कस किया था। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, उसको आगे समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।